उसमें सतह होनी चाहिए कि वो जो शब्द होंगे उनका अपना एक व्यवस्थित समूह हो, माने एक सिस्टम में बने हों। तो वो जो शब्द होते हैं जब एक सिस्टम में आपस में बंधते हैं तब उसको हम वाक्य कहते हैं। तब वाक्य के कुछ तत्व होते हैं, माने कैसे वाक्य बनता है। वाक्य बनाने के लिए जैसे हमारा शरीर जो है इसको बनने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि से मिलकर बनता है। तो उसी तरह से अगर हम कोई वाक्य बना रहे हैं तो उसके भी कुछ तत्व होते हैं, उन्हीं तत्वों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। अब वो तत्व कौन कौन से हैं उसको आप देख लो कि वो तत्व हमारे जो हैं 6 हैं। इन्हीं 6 तत्वों के मिलने से वाक्य बनता है। उसमें पहला है आपका सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पद क्रम, छठा अन्वय। ये जो 6 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। ठीक, तो ये जो वाक्य हैं सॉरी ये जो तत्व हैं आपके 6, इनका अपना अर्थ क्या है। जैसे हमने अभी कहा सार्थकता, तो सार्थकता किसे कहेंगे और कैसे इसका क्या उपयोग होता है माने वाक्य बनाने में। तो सार्थकता का मतलब यह है कि कोई भी वाक्य कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है, बिना अर्थ के कोई वाक्य नहीं होता। जैसे मैं जाता हूँ, मोहन खाता है, वह विद्यालय आता है, तो सभी के अपने अपने कुछ न कुछ अर्थ हैं। कोई भी वाक्य जो होगा वो वाक्य तभी माना जाएगा जब उसका अपना कोई अर्थ हो। अब जैसे हमने बताया कि मोहन खाना खाता है, अब यहाँ पे मोहन खाना खाता है इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सार्थकता। माने वाक्य बनाने में जो उसमें शब्द पिरोए जाते हैं, गुथे जाते हैं, उनका अपना जो समूह बनता है उसका एक अपना अर्थ होता है। माने वाक्य बनाने में जो वाक्य बनेगा उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए, तभी वो वाक्य माना जाएगा। दूसरा है आपका योग्यता। अब योग्यता किसे कहते हैं वाक्य में, तो जैसे मान लीजिए कोई एक वाक्य हो और उसमें कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त किया जाना चाहिए उसका होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए मैं किताब सोता हूँ, मैं किताब सोता हूँ, अगर इस तरह से कहा जाए तो यह हमारा वाक्य नहीं होगा। या इस तरह से कह दिया जाए कि मैं खाना पीता हूँ, मैं खाना पीता हूँ, तो यह कोई वाक्य हमारा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो है योग्यता माने जो शब्द रखे जाते हैं वो उसी योग्य हों। अभी जो 2 वाक्य हम बताए इसमें योग्यता का तत्व नहीं, माने जो जिस शब्द के साथ जिस शब्द को रखना होता है, जिस शब्द के साथ जिसकी योग्यता होती है वह यहाँ नहीं है, इसलिए इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो तीसरा है आपका आकांक्षा। तीसरा जो तत्व होता है वह होता है आकांक्षा, अर्थात कोई भी वाक्य तभी हम उसको वाक्य कहते हैं जब उसमें कुछ ऐसे शब्द न का प्रयोग न हो जिससे वाक्य अधूरा सा लगे, जिससे यह उसमें कुछ जानने की उत्सुकता बनी रहे, इसी को हम आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जैसे मान लीजिए कोई एक आपको वाक्य कह दिया जाए कि पत्र लिखता है या खाना खाता है। अब खाना खाता है अगर एक वाक्य है तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आकांक्षा नामक तत्व की कमी है। खाना खाता है तब इसमें यह प्रश्न उठता है कौन खाना खाता है। खाना जैसे यहाँ कह दिए हम खाना खाते हैं या राम खाना खाता है,
तब यह एक पूर्ण वाक्य होगा। लेकिन अगर इसमें से कह दिया जाए खाना खाता है, पत्र लिखता है, जाता है, तो ऐसे वाक्य को हम वाक्य नहीं कहेंगे। अब इसमें से अगला है आपका निकटता। वाक्य में हेलो, निकटता, वाक्य में निकटता का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक निकटता नहीं होगी किसी वाक्य में, उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन स्कूल जाता है, ठीक। इस तरह से अगर इसको हमें लिखना पड़े या इसको हमें बोलना ही पड़े, अगर हम बोल के कोई वाक्य बता रहे हैं तो बोलने में जैसे मोहन स्कूल जाता है, माने एक निश्चित वर्णों शब्दों के बीच एक निश्चित दूरी होती है, वह दूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वह दूरी एकदम से खत्म हो जाए या वह दूरी बहुत बढ़ जाए तो उसको भी हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे मोहन खाना खाता है, अगर इस वाक्य को आप एक में ही लिख दो, मिला के लिख दो बिना स्पेस दिए, तो वह भी वाक्य नहीं माना जाएगा। और या तो वर्णों में इतनी दूरी आप रख दो शब्दों में कि मोहन, फिर इसके बाद काफी दूर, खाना, फिर इसके बाद और दूर, खाता है। इस तरह से आप लिख रहे हैं तो उसको भी हम वाक्य नहीं मानेंगे, क्योंकि निकटता नामक तत्व की वहां कमी रहेगी। चौथा है आपका पद क्रम। पद क्रम का मतलब यह होता है कि जो शब्द जिस क्रम में आना चाहिए उसको उसी क्रम में हम रखेंगे, तभी वह वाक्य बनेगा। हिंदी में यह कहा जाता है कि पहले कर्ता आता है, फिर किसी वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर इसके बाद क्रिया आती है। कर्ता कर्म क्रिया इसी का क्रम रहता है। अगर इसमें से मान लीजिए पहले कर्म आ जाए, फिर क्रिया आ जाए, फिर कर्ता आए, तो ऐसे को हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पद क्रम का तत्व है वाक्य का, उसका अभाव पाया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले लो, जाता है मोहन घर, जाता है मोहन घर। तो इस तरह से अगर मान लो हम लिख रहे हैं तो है तो यह भी एक वाक्य, लेकिन इसको वाक्य हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें पद क्रम का तत्व नहीं है। अब इसमें अगला है आपका अन्वय। छठा जो इसका तत्व है वह है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल। मेल से मतलब यह है कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल का किसी भी वाक्य में मेल होना चाहिए। कहाँ पर पुल्लिंग, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो, या इसी तरह से अगर मान लीजिए एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में हो। ओ, ओ, इसी तरह से जो फिर वाक्य बनेगा उसे हम, इस तरह से जो वाक्य बनेंगे उसे हम वाक्य कहेंगे। अगर इसमें से यह मेल न हो आपस में इन शब्दों में, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पे अन्वय नामक तत्व की कमी होगी। जब तक ये 6 तत्व आप नहीं मिलेंगे तब तक कोई वाक्य नहीं बनेगा। तो यह तो ये वाक्य के कौन कौन से तत्व हैं, माने किन किन तत्वों से मिलकर वाक्य बनता है। अब इसके बाद है वाक्य के अंग। जब वाक्य के अंग, जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे हाथ है, पैर है, सिर है। तो इस तरह से वाक्य के अंग, तो वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य, दूसरा विधेय, जिसको आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हो। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य का, वाक्य के 2 अंग हो गए, पहला आपका उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य किसी वाक्य वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उसका उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए मोहन घर जाता है, ठीक, एक वाक्य ले लीजिए, मोहन घर जाता है। अब इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय हमें अलग करने हो तो मोहन जो हो जाएगा वह हमारा उद्देश्य हो जाएगा, घर जाता है विधेय हो जाएगा। ठीक, इसमें सीधे आप ये समझ लो जो वाक्य का कर्ता होता है या कर्ता का जो विस्तार होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाते हैं, और क्रिया और क्रिया का विस्तार जो है वह विधेय कहलाते हैं। यही हमारे उद्देश्य और विधेय हैं। जैसे अनुराग खेलता है या सीमा घर जाती है, तो यहाँ पे सीमा घर जाती है, सीमा जो है उद्देश्य हो जाएगी और घर जाती है विधेय। ये तो रहे वाक्य के भेद। अब वाक्य के कुछ और भेद किए गए हैं जिसको हम अर्थ के आधार पर कहते हैं। वाक्यों को का और भी विभाजन किया गया है। वाक्य को तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी वाक्य के कुछ और भेद किए गए हैं। जैसे अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। ठीक, कोई भी जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो हैं। पहला आपका है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। यही हमारे अर्थ के आधार पर 8 भेद किए गए हैं वाक्य के। तो इसमें से पहला जो हमारा है वह है विधानवाचक वाक्य। ठीक, आवाज आप लोगों को बराबर मिल रही है? बॉयज में कोई यस वाक्य मिल रही है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने की सूचना मिलती है, जिसमें क्रिया और यानी क्रिया किसी कार्य के करने की सूचना मिलती है, उससे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, राम घर जा रहा है। ठीक, जिसमें किसी कार्य के करने की सूचना मिलती है हमें सीधा सीधा कि कोई कार्य जिसमें हो रहा है वह हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। सीमा गीत गा रही है, राम घर जा रहा है, दुष्यंत दूध पिया। ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको हम, जिसमें क्रिया के होने का बोध होता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक भाव होता है, जिसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नकारात्मक भाव होता है। तो इसका जैसे मान लीजिए एक वाक्य ले रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ या श्याम घर नहीं जाता है, वो खाना नहीं खाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें नकारात्मक भाव निकले, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और इसी में को नहीं का प्रयोग होता है, इसमें मत का प्रयोग होता है। तो ऐसे जो हैं जिसमें मन या किसी या नकारात्मक भाव मिले हमें, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या है?
तो इसमें क्या होता है, किसी को हम आज्ञा देते हैं, या तो किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या किसी को हम कुछ उपदेश देते हैं, तो यह जो हमारा है इसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी को या तो आज्ञा दी जाए, या किसी के लिए कोई प्रार्थना की जाए, या कोई उपदेश दिया जाए। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो इस तरह से कहा जाए कि बड़ों का सम्मान करो, ठीक, बड़ों का सम्मान करो, तो यह हमारा जो है आज्ञावाचक वाक्य है। या तुम सब घर पर पढ़ो, तुम सब घर पर पढ़ो, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। बाजार से फल ले आओ, बाजार से दूध ले आओ, ऐसे हैं जहाँ किसी को कुछ कहा जाता है, कोई आज्ञा दी जाती है, या इसी में अगर मान लो प्रार्थना भी की जा रही है, तो वहां भी आपको आज्ञावाचक वाक्य इसे हम कहते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जहाँ पे जिन वाक्यों में क्या, क्यों, किसे, कैसे, किस लिए, इस तरह के प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और प्रश्न सूचक शब्द आए, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, कहाँ शब्द जो है इसमें से प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसी में अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक में यह होता है कि जिन वाक्यों से किसी को शुभकामना, ठीक, या बधाई या शुभाशीष इस तरह से दिया जाता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जहाँ पे हम अपनी इच्छा व्यक्त करें, जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, यहाँ हम एक कामना कर रहे हैं, एक इच्छा कर रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, या सभी का कल्याण हो, ठीक, हमारी यह इच्छा है कि सभी का कल्याण हो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जहाँ पे किसी की इच्छा का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जहाँ पे संदेह का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य जहाँ पे संदेह का भाव प्रकट हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह से कह दें कि शायद आज धूप होगी। मान लो आसमान को देख के हम थोड़ा अनुमान लगाएं कि शायद आज धूप होगी, या इस तरह से कहें कि शायद आज वर्षा होगी। तो ऐसे जो वाक्य बनते हैं जहाँ पे थोड़ा संदेह, माने कन्फर्म नहीं है कि होगी ही, थोड़ा वहाँ संदेह बना रहता है, शायद का भाव माने शायद शब्द लगाते हैं, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। वहां पे थोड़ा संशय बना रहता है, वाक्य क्लियर नहीं। जैसे कहते हैं कि हो सकता है कि मैं कल बाजार जाऊं, हो सकता है मैं कल बाजार जाऊं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। अगला है आपका विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य,
विस्मयवाचक, यानी जिस वाक्य में आश्चर्य का बोध होता है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल, हाय, कुछ विस्मय सूचक शब्द होते हैं जैसे हाय, वाह, शाबाश, तो वहां पे विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो जिस वाक्य में आएंगे उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखो, हाय, वह मर गया, या शाबाश, तुम पास हो गए। तो इस तरह से जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, हाय, शाबाश, ओ, अरे, ऐसे जो होते हैं इसको हम विस्मय शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये जिन शब्दों में आते हैं उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, माने संकेत ये होता है कि जब एक क्रिया जो हमारी है उसका होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य पास होगे, यदि विद्यालय आओगे तो कुछ पढ़ोगे। ऐसे जो वाक्य होते हैं जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। माने वहां पे एक संकेत दे दिया जाता है, पहली क्रिया जो होती है वो संकेत देती है कि दूसरी क्रिया तभी होगी जब पहली क्रिया होगी। जैसे यदि विद्यालय आओगे, विद्यालय आना पहली क्रिया हो गई और पढ़ना दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ पे यह है कि यदि विद्यालय आओगे तो पढ़ोगे, पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये आपके हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब दूसरा है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका उसमें सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये 3 रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इसमें आपको बहुत ये पूछा जाता है कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। वाक्य में अगर कुछ पूछा जाता है तो इसी पार्ट से ज्यादा पूछा जाता है कि सरल वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, या संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे, या मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया हो। सीधा सीधा सिंपल सा वाक्य, माने एक कर्ता और एक क्रिया या एक कर्म होता है तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, मोहन घर जाता है, श्याम स्कूल आता है, राम खाता है। तो ऐसे जो वाक्य हैं ये सरल वाक्य हैं। ठीक, इसी को हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं, थोड़ा चेंजिंग करके। तो पहले संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं इसको देख लो। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जो 2 सरल वाक्यों से मिलकर बने हों, ऐसे वाक्य जो 2 सरल वाक्यों से मिलकर बने हों
और उन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाए, उससे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, दो सरल वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। अब ये योजक शब्द क्या है? योजक शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाले। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाले शब्द, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, ऐसे जो शब्द हैं इसको हम योजक शब्द कहते हैं। ठीक, ये जोड़ने के काम आते हैं। और इसी में आपका मिश्र वाक्य आता है। तो मिश्र वाक्य भी दो सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता यह है कि यह योजक शब्दों से नहीं, बल्कि यह जो है इसमें भी कुछ योजक शब्द होते हैं, लेकिन वो आपस में दोनों को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसमें दो दो योजक शब्द आते हैं। अभी जैसे मान लो एक वाक्य देखो कि अब उसमें यह विशेषता है, पहला वाक्य जो होगा वह दूसरे पर आश्रित होगा। मिश्र वाक्य का पहचान है कि पहला वाक्य जो होता है वह दूसरे पर आश्रित होता है। तो इसमें योजक चिन्ह है, जैसे संयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त होते थे, और, इसलिए, तथा, एवं, अथवा, अतः, फिर, इसमें ये वाक्य नहीं आते हैं। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में जो योजक शब्द आएंगे वह हैं आपके ता, ताकि, जितना, ज्यों ही, जैसे, तैसे, जब, तब, जहां, तहां, इधर, उधर, इस तरह के जो शब्द आते हैं आपस में, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसमें एक विशेषता यह है कि यह जो होता है संयुक्त वाक्य, दोनों वाक्य आपस में सूत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य जो होता है वह पहला दूसरा वाक्य जो है पहले पर ही आश्रित होता है। पहला वाक्य जो होगा दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, यदि मैं जाता तो वह आता, यदि मैं जाता तो वह आता। यहाँ पर यदि मैं जाता जो है वह तो मैं आता पर निर्भर है। यदि मैं जाता पूर्ण वाक्य नहीं है, पूरा नहीं है, यह दूसरे पर निर्भर है। तो इसमें पहचान का यही एक सरल तरीका है कि पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, इसीलिए इसको मिश्र वाक्य या आश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत सरल तरीका है कि जब आप लोग क्लास में थे तो वहाँ शायद बताए थे कि एक लाइन में पहचानने का कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को हम अलग अलग कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हमने कहा था, एक सूत्र बताया था आपको कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है, यह मिश्र वाक्य का या मिश्र वाक्य का पहचान है। माने ये जो शब्द आएंगे अगर आ रहे हैं तो उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य हम जानते ही हैं, अब मिश्र वाक्य जब हम पहचान लेंगे तो इसके बाद जो बच रहा है वह हमारा संयुक्त वाक्य ही होगा। अब मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है का अर्थ आपको पहले बताए थे, एक बार फिर से सुनो कि मिश्रा जी, मिश्रा का मतलब होता है मिश्र वाक्य, जी, जी का मतलब होता है ज्यों, जैसे, जिसे, जिसका, जिसको, जिस तरह, वहां जी से जितने भी शब्द बन रहे हैं जैसे, वो सब मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। मिश्रा जी, अब की है तो की का मतलब होता है या तो की बोलो आप, या क्योंकि, किसे, कैसे, कहाँ, इस तरह से जो आते हैं उसे हम
की से पहचानते हैं। अगर ये आ रहा है क्योंकि की, तो समझ लीजिए वहां मिश्र वाक्य है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी। युगल जोड़ी का मतलब यह होता है कि मिश्र वाक्य में दो शब्द युगल शब्द आते हैं। युगल का मतलब होता है जोड़ा, जैसे जब तब, ज्यों त्यों, इधर उधर, जैसे तैसे। ये जो शब्द होते हैं इसको हम युगल शब्द कहते हैं, माने इनका अपना एक जोड़ा होता है, वह हर समय जोड़े में ही आते हैं। ठीक, जैसे ज्यों त्यों, ये आएंगे एक साथ आएंगे, जहां तहां, इसको हम युगल शब्द कहते हैं। मिश्रा जी की युगल जोड़ी। अब अगला पहचान है कि पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित। आश्रित है का मतलब कि पहला वाक्य जो होगा वह दूसरे पर आश्रित होगा। पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा। यही है हमारा कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। ये मिश्र वाक्य का पहचान है। थोड़ा सा ट्रिक समझते रहेंगे तो हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को आपस में पहचान लेंगे। और सरल वाक्य में वैसे सिंपल वाक्य होता है कि एक कर्ता एक क्रिया अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो वह हमारा सरल वाक्य है। तो इस तरह से हम वाक्य को वाक्य के जो तीन भेद हैं रचना के आधार पर उसको पहचानते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न ये आते हैं कि वाक्य के को पहचानने में कभी कभी हम कहाँ कर्ता का प्रयोग होता है, कहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, तो यह थोड़ा दिक्कत होती है पहचानने में। इसको भी हम आपको कुछ इसके विषय में बताना चाहेंगे कि अब इसको अगर इस तरह से कह दिया जाए कि यहाँ अच्छे लड़के जो है वह अच्छे लड़के हमारा उद्देश्य का या कर्ता का विस्तार है। अच्छा शब्द जो है वो लड़कों की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए जो विशेषता बताता है वो पहले आता है। तो यहाँ पर अच्छे लड़के, अब धीरे धीरे जो है शब्द वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर इसको इस तरह से लिखे, धीरे धीरे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, तो यह हमारा वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो जो क्रिया की विशेषता होती है वो क्रिया के साथ रहेगी, जो कर्ता की विशेषता होती है वो कर्ता के साथ रहेगी। दूसरा है कर्ता और कर्म के बीच, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण, ठीक, आपस में इसी क्रम में आएंगे। पहले आपका अपादान आएगा, सॉरी पहले अधिकरण आएगा, इसके बाद अपादान आएगा, फिर संप्रदान, फिर करण। इनका जो क्रम होता है इसी क्रम में आते हैं। ऊपर से शुरू होते हैं अधिकरण से, अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण। तो ये इसी क्रम में आते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखो कि मान लीजिए एक उदाहरण देखो, मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। ठीक, मुरारी ने अलमारी से, सॉरी मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए पुस्तक निकाली। श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। इस तरह का जो वाक्य बनेगा उसमें अगर इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं तो वह हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें हमें जानकारी होनी चाहिए कि पहले हम अधिकरण का प्रयोग करते हैं, इसके बाद अपादान का प्रयोग करते हैं, फिर संप्रदान या करण का, संप्रदान और फिर करण का। अब इसमें एक चीज अगला है कि संबोधन। किसी भी वाक्य में जो संबोधन होता है वह पहले आता है। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, तो यहाँ ये नहीं हम कहते हैं कि मुझ पर कृपा करो हे प्रभु। तो जो होगा संबोधन का जो शब्द होता है वह
आरंभ में ही लिखा जाता है, शुरू में ही लिखा जाता है। अगला है इसमें कि विशेषण विशेष का मतलब ये होता है कि विशेषण और संज्ञा। विशेष का मतलब संज्ञा होता है। विशेषण विशेष या विशेषण संज्ञा विशेषण जो होता है वो संज्ञा से पहले आता है। विशेषण संज्ञा से पहले आता है, चाहे वह क्रिया की विशेषता बता रहा हो, चाहे वह संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया से पहले आएगा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो संज्ञा से पहले आएगा। जैसे मान लीजिए वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ दौड़ना क्रिया है, इसकी विशेषता तेज शब्द जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो यह इसलिए तेज वह दौड़ता है, ऐसे हम अगर वाक्य लिख रहे हैं तो यह हमारा वाक्य गलत हो जाता है। इन सब बातों को हमें याद रखना होगा। और इसी में कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग जो अन्वय पढ़े हो, वाक्य के तत्व में अन्वय, तो उसी के क्रम में अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो कहाँ पे कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होना चाहिए, कर्ता और कर्म का मेल कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी आप सुन लो। यदि यदि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है, अर्थात कोई कर्तृवाचक वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो और उसमें विभक्ति का, कर्ता में जो ने विभक्ति होती है वह ने विभक्ति, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ ने जो शब्द है वो कर्ता की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, ऐसे हैं जो विभक्तियां हमारी। तो यहाँ पे ने विभक्ति जो कर्ता की है, अगर वो किसी वाक्य में नहीं आ रही है तो क्रिया का जो लिंग वचन, क्रिया जो है लिंग वचन क्रिया के, वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होंगे। ठीक, जैसे सीता घर जाती है, राम घर जाता है। लेकिन अगर किसी वाक्य में एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हों और अंतिम कर्ता के पहले और योजक शब्द हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया जो होती है उसी लिंग के बहुवचन में होगी। अगर और शब्द से जुड़ा हुआ है, योजक शब्द और से जुड़ा हुआ है, तो जो है उसी लिंग के अनुसार होगी। जैसे एक उदाहरण देखो, मोहन और सोहन सोते हैं, मोहन और सोहन सोते हैं, या आशा, उषा और पूर्णिमा जाती हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, अगर और शब्द से जुड़ा है तो हर समय वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन और सोहन सोते हैं, तो यहाँ पे मोहन और सोहन दो हो गए और जुड़ के, इसलिए यहाँ पे क्रिया जो होती है वह बहुवचन में ही प्रयुक्त होगी। इसी में अगला है हमारा कि यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्त रहित करता हूं। विभक्त रहित का मतलब होता है वही ने का चिन्ह न हो, ने जो लिखा होता है वो न हो, और दोनों के बीच योजक शब्द आए तो उसकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। जैसे राधा और कृष्ण नाचते हैं, राधा और कृष्ण नाचते हैं। उस दिन इसी पे थोड़ा बात हो रही थी कि जहां पे दो अलग अलग कर्ता और शब्द से जुड़े हों, दो अलग अलग लिंग के कर्ता और शब्द से जुड़े हों, तो वहां पे ये जो होती है हर समय क्रिया जो होती है वहां पे हर समय पुल्लिंग के अनुसार ही होगी या पुल्लिंग ही होगी। जैसे उस दिन कुछ इस तरह से उदाहरण था, तो राधा और कृष्ण नाचते हैं,
या स्त्री और पुरुष मिले, या बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ बकरी भी है, बाघ भी है, तो इसलिए अगर कर्ता दो भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता और शब्द से जुड़ रहे हैं और उनके उसमें जो क्रिया का हम कौन सी क्रिया प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो वहां हम हर समय पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में अगर रखेंगे तो हमारा जो वाक्य होगा वह अच्छे से या शुद्ध, उसका हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। अब अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो किसी में या कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। वॉयज।